हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 11th का जो कि है गद्यांश का अध्याय 2 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जिन्होंने लिखा है महाकवि माद का प्रभात वर्णन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 जो कि गद्यांश का है, कक्षा 11 का हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। इस पूरी कहानी को आप एक बार समझ लीजिएगा क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हम देखेंगे आज की इस वीडियो में इसके पूरे क्या अभ्यास प्रश्न को आपको समझाते हुए हम इसके प्रश्नों के उत्तर नोट्स के साथ आपको दिखाएंगे। आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और एक एक वर्ड को समझते हुए भी नोट करते जाइएगा। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला अभ्यास प्रश्न का फर्स्ट पैराग्राफ है। तो अभ्यास प्रश्न का पहला गद्यांश है, ठीक है, जिस पे आधारित हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो पहले गद्यांश को अच्छे से हम समझ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैराग्राफ कह रहा है कि अंधकार के विकट वौरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए। यानी कि अंधकार में, अंधेरे में जो विकट विपत्ति आती है उसमें जो वैरी महाराज हैं अंशुमाली, वो अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। तथापि उसके साथी यानी कि उसके बाद जो उसके साथी हैं अरुण ही ने, यानी कि उनके जो सारथी हैं अरुण, उन्होंने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़ी ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। यानी कि उनके जो सारथी अरुण हैं उन्होंने अवतीर्ण होने से पहले, यानी कि अनुत्तीर्ण यानी कोई चीज़ प्राप्त करने से पहले ही थोड़ी ही नहीं, मतलब कि थोड़ा सा ही नहीं बल्कि समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। ठीक है, यानी कि समस्त चीज़ों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो उनके दोस्त हैं सारथी अरुण, उन्होंने अवतीर्ण में जो होने वाले पहले से ही परेशानियाँ थीं उनको थोड़े से ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही अत्यधिक रूप से उसको नष्ट कर दिया है। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से, यानी कि जो प्रतापी पुरुष होते हैं, जो समझदार पुरुष होते हैं, तेजस्वी व्यक्ति होते हैं, वो अपने तेज भाव से, ठीक है, तेज भाव से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं। यानी कि अपने दुश्मनों को पराजित करने की शक्ति रहते हैं। जो व्यक्ति यानी कि जो पुरुष तेज होते हैं, समझदार होते हैं, वो अपने शत्रु और दुश्मनों को पराजित करने का शक्ति भी रखते हैं, सहनशीलता भी रखते हैं। उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। यानी कि उनके जो सेवक होते हैं वो भी कम प्रक्रिया वाले नहीं होते बल्कि अत्यधिक प्रक्रिया में होते हैं। यानी कि जो उसके सेवक हैं वो अग्रगामी सेवक पराक्रमी होते हैं, यानी कि उसके तेज प्रभाव के होते हैं। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उनके विपक्षियों के उच्छेद पर डालते हैं। यानी कि स्वामी के परिश्रम यानी कि श्रम, स्वामी का जो श्रम है यानी कि उनके कार्य हैं, उसको न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों से उच्छेद कर डालते हैं। यानी कि उस चीज़ों को जो स्वामी देते हैं किसी और के लिए, तो वो उनको न देते हुए खुद के विपक्षियों में रख लेते हैं और उसे क्या करते हैं, विरोधी उसके समान यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि उनके बहुत से काम स्वयं कर देते हैं और उनके विरोधियों को भी स्वयं ही समाप्त कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही, यानी कि इसी प्रकार से जो अरुण है उनके सारथी, किसके, महाराज अंशुमाली के, तो उनके जो अरुण हैं सारथी, वो एक अखिल अंधकार यानी कि अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही, यानी कि अंधकार का तिरस्कार होते ही बेचारी रात का आफत आ गई। यानी कि उसके अंधकार समाप्त होने के बाद क्या हो गई, बेचारी की रात की समस्या सामने आ पड़ी। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी। ठीक है, इसी दशा में, अंधकार में वह अकेले कैसे ठहर सकती थी, वो बेचारी रात में अकेले कैसे ठहर सकती थी। निरुपाय होकर वह भाग चली, मतलब कि वह निसहाय निव्यवस्थित होकर वहाँ से क्या करके भाग चली। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि उनके जो सारथी हैं अरुण,
वो उनको अतुर्ण होने से पहले ही उनका नाश करने का सोचते थे। बात यह है कि अगर कोई समझदार पुरुष है तो अपने तेज शत्रु है तो वो अपने दुश्मनों को पहचानता है, उनके तरह लड़ने की शक्ति रखता है, और जो सेवक हैं उसके पराक्रमी होते हैं, यानी कि उसके जैसे ही होते हैं। स्वामी के जो श्रम है उसको न देकर, यानी कि स्वामी का जो परिश्रम है उसको न देकर वह खुद ही को अपना परिश्रम मानने लगते हैं और उनको बहुत से क्या करते हैं, बहुत से काम स्वयं कर देते हैं और उनके विरोधी स्वयं ही समाप्त कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जब अंधकार आया तो बेचारी रात की आफत भी आ गई, और इस दशा में कैसे वह ठहर सकती थी, वह स्त्री और निरुपाय होकर वह वहाँ से भाग चली। ठीक है, यही इसका क्या है, इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ है। तो चलिए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो इस अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है पैराग्राफ से, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है आपका महावीर माध्य का प्रभाव वर्णन, प्रभात वर्णन, और लेखक है आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसको लिखेंगे कैसे। और दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए पहले देखते हैं पैराग्राफ का हेडिंग क्या करेंगे। तो पैराग्राफ का हेडिंग करेंगे अंधकार के विकट डॉटेड वह भाग चली। ठीक है, ये हेडिंग हम कर लेंगे, लेकिन रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो हम, बात यह है कि वे यहाँ से लेके और उच्छेद कर डालते हैं, यहाँ तक के रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। चलिए देखते हैं दोनों आंसर को एक साथ हेडिंग के साथ। तो अभ्यास प्रश्न हो गया आपका। तो फर्स्ट का हेडिंग है अंधकार के डॉटेड भाग चली। संदर्भ में यानी कि उसके पहले प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे पाठ है महाकवि माध्य का प्रभात वर्णन, लेखक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दूसरा प्रश्न था रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जैसा कि मैंने आपको अंडरलाइन दिखाया, सिर्फ उसकी व्याख्या लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि तेजस्वी व्यक्ति जो कि अपने तेज से दुश्मनों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, उसके नौकरों को में भी उसके तेज का प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसके जो पराक्रमी होते हैं उस पर भी अपने मालिक का प्रभाव रहता है, जिससे वे अनेक बार अपने स्वामियों को नष्ट न करके देकर उनके बहुत से काम स्वयं कर देते हैं और उनके विरोधियों को भी वे स्वयं ही समाप्त कर डालते हैं। ये हो गया आपके इस प्रश्न के, दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भगवान सूर्योदय का सारथी कौन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान सूर्योदय का सारथी अरुण है। तो हम उत्तर लिखेंगे इसका इस प्रकार से कि भगवान सूर्योदेव का सारथी अरुण है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका कि अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है। उत्तर लिखेंगे, उत्तर है भगवान सूर्य को। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया है। उत्तर लिखेंगे अरुण ने। अरुण ने पूरे संसार का अमूल नष्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे पैराग्राफ में बताया गया उस प्रकार से हम इसके प्रश्नों के उत्तर को देखते गए। अब हम चलेंगे ख के पैराग्राफ पर। ख पैराग्राफ कह रहा है कि सूर्योदय की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। ठीक है, तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, तब पश्चात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए ना, उदय तो उसका उद्यांचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखर पर फैलाकर उन सबकी शोभा बढ़ा दी। तो देखिए इस पैराग्राफ में कह रहा है कि सूर्योदय की जो उदारता है, यानी कि जो सूर्योदय उगता है और न्यायशीलता तारीफ के उसके लायक है, यानी कि सूर्योदय की उदारता यानी कि उसका वर्णन और उसके न्यायशीलता की तारीफ जो है, उदारता के न्यायशीलता के तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई,
यानी कि तरफदारी उसे छू नहीं सकती और पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं है। यानी कि सूर्योदय की उदारता में न कोई तरफदारी की उसे छू नहीं सकती और उसके पक्षपात की गंध तो उससे बहुत ही दूर है। देखिए ना, उदय तो उसका उदयांचल पर हुआ। यानी कि उदय जो है उसका उदयांचल पर हुआ है, किसका? सूर्योदय का। पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत शिखर पर नहीं, यानी कि क्षण ही भर में, कुछ ही पल में उसने अपने नए, यानी कि उसने अपने नए किरण कलाप, यानी कि उसके प्रकाश के किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं डाला। यानी कि पर्वत के शिखर पर ही नहीं डाला, बल्कि यानी कि प्रयुक्त सभी पर्वतों के शिखर पर फैला दिया। यानी कि जो सूर्य है वो सिर्फ एक पर्वत पर नहीं बल्कि सारे शिखर के पर्वतों पर क्या हुआ है? अपनी शोभा को बढ़ा दी है। किसी एक चीज़ों पर अपना किरण नहीं दिया बल्कि सारे शिखरों पर्वतों पर अपनी शोभा को बढ़ा दी है। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मूल्य मालूम हो रहा है। यानी कि उसकी यही उदारता के कारण, यानी कि उसी प्रभाव के कारण समय ऐसा मालूम होता है कि सुबह हो गया या शाम। सूर्य के ही कारण हमें समय का पता चलता है कि कब सुबह हुआ और कब शाम। तो उसकी जो उदारता है वो बहुत ही अमूल्य है। जैसे सभी भूंधरों ने अपने शिखर अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। यानी कि जैसे कि भूधरे जो होते हैं वो अपने शिखर पर, अपने मस्तिष्क पर दोपहर में, यानी कि दोपहरिया में लाल लाल, यानी कि लाल लाल जो है फूल हैं उसके मुकुट धारण कर लिए होते हैं। दोपहर के लाल लाल फूल मुकुट धारण कर लिए होते हैं। सच है, यानी कि यह सत्य है कि उदारशील सज्जन अपने चारु चरितों से अपनी ही उदय देश को नहीं, यानी कि उदयशीलता का सज्जन प्रभाव सूर्योदय का यह है कि चारों चितों से अपनी, यानी कि चारों दिशाओं में अपनी उदय देश को क्या करता है? देश को ही नहीं बल्कि अन्य सभी देशों को अपर्यापित करता है। यानी कि जो सूर्य है वो एक जगह नहीं प्रकाश देता बल्कि चारों दिशाओं को ही नहीं बल्कि पूरे देश भर को अपर्याप्त सूर्य प्रदान करता है, उदय उसे दिखाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इस पैराग्राफ का अर्थ, जैसे कि मैंने आपको सूर्य के बारे में समझाया। अब हम देखेंगे इसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक है इसके, शीर्षक माने कि इस कविता का नाम क्या है, इस लेखक मतलब इसको लेखक ने क्या लिखा है। तो जो आपके शीर्षक हो जाएंगे तो पहले हम हेडिंग करेंगे सूर्योदय की उदारता डॉटेड करते हैं। तो हेडिंग कर लेंगे सूर्य की, डॉटेड करते हैं। शीर्षक हो जाएगा महाकवि माध का प्रभात वर्णन। ठीक है, अब देखेंगे हम इसके दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश फर्स्ट लाइन से लेकर शोभा बढ़ा दी यहाँ तक है। तो जैसे मैंने आपको समझाया आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसे लिखेंगे क्या। हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि सूर्य उदारता और न्यायप्रियता सराहनीय है, वे सभी के लिए समान रूप से हितकारी है। किसी के साथ भी पक्षपात करने अथवा अपने पराये की भावना उसमें नहीं है। यदि वे पश्चाताप करने की भावना से युक्त होते तो अपनी स्वर्णिक किरणों से केवल उसी भूमि अथवा पूर्व दिशा के पर्वतों को आलोकित करते, परंतु वे सभी के प्रति समानता का भाव रखते हैं तथा सभी पर्वतों और दिशाओं को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का क्या, प्रश्नों का रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सूर्योदय के स्वभाव के विषय में लेखक के क्या विचार हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें कि सूर्योदय के स्वभाव के विषय में लेखक का विचार है कि सूर्योदय उदार, न्यायप्रिय एवं पक्षपात रहित है। ठीक है, क्या है? पक्षपात रहित है, यानी कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। ठीक है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि पर्वतों के शिखरों पर
पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणें किस विषय में क्या कहा है? सूर्य के विषय में क्या कहा है? उत्तर लिखेंगे कि पर्वतों के शिखर पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों पर जब पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वतों ने दोपहर के पुष्पों के समान लाल रंग के मुकुट अपने अपने सिर पर धारण कर लिया है। ठीक है, पर्वतों के शिखरों पर पड़ती जो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें हैं वो ऐसा प्रतीत होती हैं जैसे दोपहर में पुष्पों के समान लाल रंग का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया हो। अब हम चलेंगे इसके 5वें प्रश्न पर। इस पैराग्राफ के 5वां प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में सूर्योदय की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है? उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में सूर्योदय की उदारता के माध्यम से सज्जन एवं उदार हृदय वाले व्यक्तियों का वसुधैव कुटुम्बकम की भावना पर आधारित स्वभाव के विषय में कहा गया है। ठीक है, यही इसका उत्तर है। तो ये हो गया आपके ख पैराग्राफ के प्रश्नों के उत्तर। अब हम चलेंगे ग पैराग्राफ पर। ग पैराग्राफ कह रहा है कि उद्यानचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खोलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्दिनों, ठीक है, पद्दिनों को बड़ा प्रमोद है। ठीक है, तो कह रहा है कि उद्यानचल के शिखर रूप में, ठीक है, लेखक कहते हैं कि उद्यानचल के जो सूर्य के सुंदर रूप हैं, सूर्योदय के रूप में, शिखर के रूप में, आंगन में बाल सूर्य को खोलते हुए, यानी कि आंगन में जो बाल सूर्य हैं उसको खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देखते हैं। क्या करते हैं? सूर्य को धीरे धीरे खेलते हुए और धीरे धीरे रेंगते हुए देखते हैं और पद्दिनों को बड़ा प्रमोद हुआ। ठीक है, और आकाश को माँ के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि धीरे धीरे जब उद्यानचल का सूर्योदय बढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उद्यानचल रूपी आंगन में क्रीड़ा कर रही हो। ठीक है, फिर कह रहा है कि सुंदर बालक को आंगन में जानू पाड़ी चलते देख स्त्रियां प्रसन्न होकर स्वाभावित ही हैं। यानी कि सुंदर बालक को देखते हुए आंगन की जनुपाड़ी चलते, यानी कि आंगन में चलते हुए शिशु को क्रीड़ाएं करती हैं और उनको देखकर घर की महिलाएं क्या होती हैं? हर्ष का अनुभव करती हैं, सुख प्रदान करती हैं। एतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने, यानी कि अपने कमल मुख के, यानी कि कोमल से मुख के विकास के बहाने हंस हंसकर उसे बड़ी ही प्रेम से देखा। यानी कि आंगन में जो बालक खेल रहे हैं, रेंग रहे हैं, वहाँ की स्त्रियाँ बहुत ही प्रेम से अपने कमल मुख से विकास के बहाने हंस हंसकर उसे प्रेम करती हैं, उसे देखती हैं। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। यह दृश्य देखकर माँ के हृदय में एक अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वह पक्षियों के कलरव में मिस बोल उठी। ठीक है, वह पक्षियों के समूह में क्या करी? बोल उठी, आजा आ बेटा आ। ठीक है, उन्होंने पक्षियों के समूह में मिश्रित कर बोलती हैं कि आजा बेटा आजा। फिर क्या था? मतलब फिर उसके आगे क्या हुआ? बाल सूर्य बाल लीला दिखाते हुए, यानी कि नन्हे सूर्य देव अपनी बाल लीला को दिखाते हुए झट अपने मृदुल कर यानी कि किरणें फैलाकर, अपने प्रकाश की किरणें फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गए। क्या किए? अंतरिक्ष की गोद में कूद गए जब उनकी माँ ने उन्हें बुलाया। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गए। जब उन्होंने अंतरिक्ष में कूदा तो उदयांचल होने के बाद, यानी कि जब उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ, तो उसे उदित होने के बाद जरा ही देर में वह आकाश में समा गए, यानी कि आकाश में आ गए। ठीक है, तभी से सूर्योदय आकाश में है। जब उनकी माँ ने उन्हें बुलाया तो वह अंतरिक्ष की गोद में कूद गए और उदयांचल से उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश पर आ गए। ठीक है, यही इसका क्या है? अर्थ है कि किस प्रकार सूर्य देव को देखकर सारी वहाँ की महिलाएं मोहित होने लगी, अपना सुख प्रदान करने लगी, सुंदर उसको देखकर अपना मुख को प्रेम करने लगी
और अंतरिक्ष के देवता का हृदय उनकी माँ के मन में भर आया। माँ ने बुलाया कि आजा बेटा आजा, तो उन्होंने अंतरिक्ष के गोद में कूद गए और कुछ ही समय बाद वो आकाश में आ गए। ठीक है, तो ये था आपके इस पैराग्राफ का अर्थ। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। ये तो वही आंसर है जो मैंने आपको इसके पहले बताया। ठीक है, फर्स्ट का। तो और दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपके 2 लाइन है, तो हम इसका अर्थ देखेंगे, लेकिन हम हेडिंग करेंगे उद्यांचल के शिखर डॉटेड में आ गया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इन दोनों का आंसर हेडिंग के साथ। हम इन दोनों लाइन का अर्थ भी लिखेंगे जैसा मैंने आपको समझाया। हेडिंग करेंगे ग का, उद्यांचल के डॉटेड में आ गया। पाठ का नाम महावीर माध्य का प्रभात वर्णन। लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग कर लेंगे, जो मैंने आपको अंडरलाइन बताए हैं उसका हम अर्थ लिखेंगे। तो लिखेंगे, लेखक सूर्य को सुंदर बालक की बाल क्रीड़ा एवं आकाश को माँ के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं। ठीक है, आकाश को माँ के रूप में मानते हुए कहते हैं। जब सूर्य उदित होता है तो वह शिशु के समान प्रतीत होता है। धीरे धीरे जब वह उद्यांचल के शिखर की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे जब वो उद्यांचल के शिखर की ओर आगे बढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उद्यांचल रूपी आंगन में क्रीड़ाएं कर रही हों। जिस प्रकार घर के आंगन में किसी सुंदर शिशु की क्रीड़ाएं करते हैं और घुटनों के बल चलते देखकर घर की महिलाओं को हर्ष का अनुभव होता है। ठीक है, हर्ष का अनुभव होता है। और उसी प्रकार सूर्य के उदित होते ही कमल खिलकर प्रसन्न हासिल करने लगते हैं। ठीक है, सूर्य के उदित होते ही कमल खिलने लगते हैं और प्रसन्नता को क्या करते हैं, हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये था आपके इस पैराग्राफ का क्या रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके आगे का प्रश्न कह रहा है कि तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, सूर्योदय होने के समय कमल और कमलिनियों पर यह प्रभाव पड़ा कि वे विकसित होने लगे। ठीक है, अब चलेंगे इसके चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि उदित होते समय सूर्य किस प्रकार दिखाई पड़ता है। उत्तर लिखेंगे, लाल दिखाई पड़ता है। अब देखेंगे हम इसका 5वां प्रश्न। तो ग का 5वां प्रश्न कह रहा है कि किसे देखकर कमलिनियां आनंदित हुई। उत्तर लिखेंगे, सूर्य को देखकर, यानी कि सूर्य को देखकर कमलिनियां आनंदित हो उठी। अब हम चलेंगे, आपका ग का 5वें प्रश्न के उत्तर हो चुके हैं। अब हम चलेंगे आपके घ पैराग्राफ पर। तो घ पैराग्राफ कह रहा है, आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों के विलक्षण के रूप में धारण किया। यानी कि जब आकाश में सूर्य दिखाई देता है तो नदियाँ विलक्षण के रूप में ही धारण हो जाती हैं, विलक्षण ही रूप धारण करती हैं। ठीक है, धारण किया, यानी कि जब आकाश में सूर्य दिखाई देने लगता है तो नदियाँ क्या होती हैं, विलक्षण का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, दोनों तटों का कगारों के बीच से बहते हुए जल, यानी कि दोनों तटों या कगारों के बीच से, ठीक है, कगारों के बीच से जो बहते हुए जल हैं वो सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप पर पड़ी तो, ठीक है, जो तट होते हैं, तट यानी किनारा नदी का, तो उसके कगारों के बीच पर बहते हुए जो जल है, बीच में जो धारा बहती है जल की, उस पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन, यानी कि सूर्य की जो लाल लाल किरणें हैं, प्रातःकालीन मतलब सुबह होते ही धूप जो पड़ती है तो जल क्या करते हैं, परिपक्व मंदिरा के रूप में सदृश्य हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं, परिपक्व के रूप में, मंदिरा के रूप में आ जाते हैं। कौन से, यानी कि नदियों के जल। एतएव ऐसा मालूम होने लगा, मतलब कि फिर ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य के किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को, ठीक है, फिर ऐसा मालूम होने लगा कि जो सूर्य की किरण है वो बाणों के अंधकार रूपी हाथियों के घटा को सर्वत्र मार गिराया।
ठीक है। क्या किया कि घटा के हाथियों को क्या किया कि पूरे रूप से मार गिराया। उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर, यानी कि हाथियों के घावों से निकला हुआ रुधिर यानी कि रक्त खून बहकर नदियों में आ गया और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया। यानी कि जो सूर्य की किरणों से बाणों का अंधकार रूपी जो हाथियों को घटा को यानी मार दिया, उनके घाव से यानी कि हाथियों के मारने के घाव से उनका जो रक्त है वो बहकर नालियों में आ गया और उसी के मिश्रण के कारण जल जो है वो लाल हो गया, न कि सूर्य के किरण से। ठीक है, तो यही इसमें क्या है, इसमें राज की बात को बताया गया है किस प्रकार से वो परिपक्व नहीं हुआ बल्कि हाथी के घाव के खून से जो जल मिलकर क्या हुए, लाल हो गए। ठीक है, यही इसका इस पैराग्राफ में अर्थ है। तो इसका प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपका पूर्ववत रहेगा जो मैंने आपको पहले बता दिया है, और प्रस्तुत रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या हम देखेंगे फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन के लास्ट तक। ठीक है, तो हेडिंग कर लेंगे आकाश में सूर्य डॉटेड हो गया हो। हेडिंग करेंगे आकाश में डॉटेड हो गया हो। संदर्भ इसका पूर्ववत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या से लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि उदयांचल पर उदित होने के पश्चात सूर्य जैसे ही आकाश में थोड़ा ऊपर उठा तो उसकी लाल लाल किरणें नदियों के जल पर पड़ने लगी। उसके परिणाम स्वरूप नदियों में एक अलग सा अद्भुत रूप धारण कर लिया और नदियों के दोनों तटों के मध्य बहती हुई जलधारा सूर्य की लाल लाल किरणों को प्रभावित मंदिरा की धारा के रूप में बदल गई। मदिरा की धारा के रूप में बदल गई और वो लाल हो गई। क्या? सूर्य की किरणें से नदियों का जल। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है इसका तीसरा की प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल किस प्रकार प्रतीत होने लगा। उत्तर लिखेंगे कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणों पर पड़ने पर नदियों का जल मदिरा के रंग के समान प्रतीत होने लगा। मदिरा का रंग होता है लाल, तो उसके समान प्रतीत होने लगा। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न पूछ रहा है इसका कि प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किससे की गई है। उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में अंधकार की तुलना हाथियों से की गई है। अगला प्रश्न है पांचवा इसका कि सूर्य की किरण बाण से ने किसे नष्ट किया। तो उत्तर लिखेंगे कि सूर्य के किरण बाण ने अंधकार रूपी हाथियों की घटा से नष्ट किया घटा को नष्ट किया। यानी कि सूर्य की किरण बाण ने अंधकार रूपी हाथियों को घटा को नष्ट कर दिया। तो ये हो गया आपके घ पैराग्राफ के प्रश्नों के उत्तर। अब हम देखेंगे अंग यानी कि लास्ट पैराग्राफ को। तो अंग पैराग्राफ कह रहा है कि तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है। यानी कि तारों का जो समुदाय होता है, सम्मेलन होता है, उसको देखने में बहुत भला मालूम पड़ता है। लोग कहते भी हैं यह सच है, सच भी सच है, यह भी सच है। यानी कि ये सारी चीज़ें सच है और यह भी सच है कि भले आदमियों को नष्ट ही देना चाहिए। यानी कि आदमियों को न कष्ट ही देना चाहिए। तो कह रहा है आदमियों को न कष्ट ही देना चाहिए। यानी कि यह सच भी है, लेकिन आदमियों को कष्ट भी नहीं देना चाहिए और न उनको उनके स्थान से च्युत ही हटाना ही चाहिए। यानी कि न उनको स्थान से उनके हटाना भी चाहिए। वो जो कार्य कर रहे हैं उन्हें वहीं करना चाहिए, उनको वहाँ से हटाना अनुचित होगा। परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने के लिए ही होता है। ठीक है, जो सूर्य है वो अंधकार को नाश करने के लिए ही जन्म लिया है और तारों को श्री वृद्धि अंधकार ही में बदौलत है। यानी कि और तारे जो हैं वो श्री वृद्धि अंधकार की ही बदौलत है। यानी कि अंधकार के लिए ही, अंधकार में ही तारे उगते हैं और अंधकार का ही क्या है, श्री वृद्धि है। यानी कि उसकी वृद्धि से ही
अंधकार होगा तो उसी के बदौलत तारे क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ता है। यानी कि इसी से लाचार होकर जो सूर्य है वो अंधकार के साथ साथ तारों का भी विनाश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तारों का भी विनाश करने लगते हैं। उसे उनको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना पड़ता है। यानी कि सूर्य को, अंधकार को समाप्त करने के लिए तारों को भी बाहर निकालना पड़ता है। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुत्ता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। यानी कि शत्रु के बदौलत, यानी कि शत्रु दुश्मनों की अपेक्षा जो सारे लोग हैं उनको जो संपत्ति प्राप्त होती है, तो शत्रुओं को मारने के लिए उनके साथ जो लोग हैं उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है। यानी कि शत्रु दुश्मनों के साथ साथ उन लोगों का भी विनाश होने लगता है। न करने पर भय का कारण बना रहता है, राजनीति यही कहती है। यानी कि अगर आप शत्रुओं के लोगों को न मारेंगे तो उससे भी आपका भय का कारण बना रहेगा। और राजनीति यही होती है कि जो शत्रु हैं उनके साथ साथ उनके साथियों को भी मारना। अगर आप नहीं मारेंगे तो आपको उससे भी भय हो सकता है, इसलिए उन लोगों को भी मारना पड़ता है जो शत्रु लोगों के साथ हैं। ठीक है, यही बात इसमें सूर्य और चंद्रमा अंधकार के लिए शत्रु और इंसानों के बीच में भी बताया गया है। कितना अच्छा लेखक ने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसका उपर्युक्त गद्यांश का पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो ये आपका पूर्ववत रहेगा। और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आपको बात यह है कि से लेकर राजनीति यही कहती है, यहाँ तक लिखना है। लेकिन हम हेडिंग करेंगे स्टार्टिंग के 2 वर्ड, जो कि है स्टार्टिंग का 2 वर्ड हो जाएगा आपका तारों का समुदाय, और आखिरी के 2 वर्ड्स हैं आपके यही कहती है। चलिए हेडिंग करते हैं और दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो हेडिंग करेंगे तारों का समूह डॉटेड कहती हैं। संदर्भ इसका पूर्ववत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि राजनीति का सिद्धांत यह है कि शत्रु का सहयोगी भी उसके समान ही शत्रु होता है। यदि शत्रु को नष्ट करके उसके सहयोगियों को छोड़ दिया जाए तो वे अत्यंत घातक होते हैं। इसलिए शत्रु के साथ उनके सहयोगियों का भी विनाश करना चाहिए। यह राजनीति के कूटनीति सिद्धांत है। राजनीति का कूटनीतिक सिद्धांत है कि सर्वप्रथम बड़े शत्रु के साथ उनके सहयोगियों का भी विनाश करना चाहिए। यह राजनीति का कूटनीति सिद्धांत है कि सर्वप्रथम बड़े शत्रु को पराजित करो, फिर उसके सहयोगियों और सार्थकों को भी समाप्त कर दो। ठीक है, यही इसका उत्तर यानी कि अर्थ हो जाएगा जो मैंने आपको समझाया। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न आगे का, जो कि कह रहा है कि तारों का समूह देखने से कैसा प्रतीत होता है। तो उत्तर लिखेंगे कि तारों का समूह सभ्य एवं सज्जन प्रतीत होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार राजनीति क्या कहलाती है। तो लिखेंगे हम कि गद्यांश के अनुसार राजनीति यह कहती है कि शत्रु के साथ उसके सहयोगियों को भी समाप्त करना चाहिए, अन्यथा वे घातक सिद्ध हो सकते हैं। अगला 5वां प्रश्न कह रहा है कि सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है। उत्तर लिखेंगे सूर्योदय के मुख्य प्रयोजन अंधकार का नाश करके संपूर्ण संसार का कल्याण करना है। तो इस प्रकार से आपके इस 5 पैराग्राफ के प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं और पार्ट 2 का अभ्यास प्रश्न यहाँ से समाप्त होता है। तो क्लास 11th का हिंदी का जो चैप्टर 2 है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, उसके अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ज़्यादातर जितने भी आपके दोस्त हैं उसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में क्लास 11th के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।